हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम्युनिटीज़ किस तरह बनाते हैं और वो फिर कम्युनिटीज़ से बायोस्फीयर किस तरह बनता है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ख़ुद किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये सिलसिला स्टार्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। सभी एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम्स बनाते हैं, फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील से फिर ऑर्गन्स, और ऑर्गन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं। एनिमल में फिर मतलब हैंस का अपनी कम्युनिटी होती है, इसी तरह डॉग्स की अपनी कम्युनिटी होती है वगैरह। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसी को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एटम, ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो एटम्स होते हैं ये इन सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा उसमें तकरीबन 116 एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं। फिर इनमें 16 ऐसे हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, और फिर इन ही 16 एलिमेंट्स में 6 ऐसे हैं जिससे हमारी बॉडी का 99% मास जो है इनसे मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहला आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये वो एटम्स हैं जिनसे हमारी 99% बॉडी मास बना होता है, और बाकी 10% ऐसे एटम्स होते हैं जिनसे हमारे बॉडी का 1% मास बनता है। इनमें आता है जिंक, आता है इसी तरह और एलिमेंट्स हैं वो आते हैं जो इंतहाई रेयर होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, एटम्स की स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये होता है शेल्स। इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये होता है इनका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शेल्स में इस तरह रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हीलियम आता है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। इस तरह अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये टोटल हो गए 2 + 6 हो गए 8। तो ये था एटम। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि एटम जो है ये हमारे बॉडीज़ के अंदर इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाएंगे और ये फिर उसके ज़रिए ये मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो मॉलिक्यूल्स भी फिर कई किस्म के होते हैं। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इसके जो एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 क्या है ऑक्सीजन एटम्स है वगैरह। फिर अगर हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O को हम कहते हैं वाटर, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें 1 हाइड्रोजन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर दोनों सेम एटम्स है। ये एक एटम है हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। और इधर आप देखिए तो एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। दूसरे एग्जांपल में एक कार्बन एटम है, दूसरा
ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह ये दोनों, ये जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इनको साइज़ के बेसिस पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसकी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, इससे साइज़ में बड़ा होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो अगर आपसे कोई यही पूछे कि प्रोटीन्स जो होता है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस कैटेगरी में आता है, तो आप जवाब देंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाली कैटेगरी में आता है। फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है, तो ये ग्लूकोज से बना होता है। ये ग्लूकोज मुख्तलिफ टू और मोर जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस तरह का अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो ये था मॉलिक्यूल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है ऑर्गेनील और सेलुलर लेवल। तो ऑर्गेनील जो है ये बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के थे, हमने पढ़ा था। एक माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, उसमें वाटर आता था, इसी तरह ग्लूकोज आते थे, फैटी एसिड्स आते थे, अमीनो एसिड्स वगैरह ये सब आते थे। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, इसी तरह लिपिड्स वगैरह ये आते थे। तो वो यही बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील बनाते हैं। और ये जो ऑर्गेनील होते हैं ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है और उसके अंदर जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये सेलुलर ऑर्गेनील्स है। और ये इन सब ऑर्गेनील का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह एक सेल के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर ऑर्गेनील है जो सेल रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह जो राइबोसोम है ये एक दूसरा सेल ऑर्गेनील है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो ये ऑर्गेनील्स भी कई किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। कुछ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये दोनों जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल है। इसी तरह राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है वगैरह। तो ये था ऑर्गेनील। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेलुलर लेवल। तो ऑर्गेनील्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। ये ऑर्गेनील्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ओके, और जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट मीन जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होंगे, उनके स्ट्रक्चर होंगे, वो सारे इन्हीं सेल से बने होंगे। और फंक्शनल यूनिट मीन के इन ऑर्गन्स के अंदर, इन स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो यही सेल परफॉर्म करेंगे। इसलिए सेल को द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन वन, वो एक सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया होता है वो एक ही सेल से बना होता है। या इसी तरह प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट वगैरह सारे जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, वो मैनी सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट्स वगैरह सारे क्या है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इसमें सेल वॉल होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये था सेल। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल दो किस्म के थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो मिलकर फिर आगे ऑर्गेनील्स बनाते हैं। ऑर्गेनील्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस वगैरह। और फिर वो ऑर्गेनील्स मिलकर सेल्स बनाते थे। सेल्स मुख्तलिफ टाइप्स के थे, एनिमल सेल भी थे और प्लांट सेल भी थे। फिर सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो जो नेक्स्ट टर्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टिश्यू। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन।
टिश्यूज़ जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर सेल्स होंगे। सिमिलर सेल्स मीन इस तरह नहीं होगा कि एक किडनी का सेल होगा, 2-3 किडनी के सेल्स होंगे और 2-3 जो है वो ब्रेन के सेल्स होंगे, ये मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। नहीं, ये जो सेल्स होंगे ये एक ही किस्म की सेल्स होंगे। अगर ये किडनी के अंदर टिश्यू बनाएंगे ये सेल तो किडनी वाली टिश्यूज़ होंगे, अगर ब्रेन के अंदर टिश्यू बनाएंगे तो ये ब्रेन वाले टिश्यूज़ होंगे, मतलब सिमिलर टिश्यूज़ होंगे, और ये फिर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कॉमन फंक्शन मीन कि किडनी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ब्रेन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो ये टिश्यूज़ फिर वो इन्हीं ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो सेल होते हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और हर एक सेल जो होता है वो टिश्यू के अंदर अपना लाइफ प्रोसेस खुद करता है, उसे एक्सटर्नल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो सेल रिस्पिरेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज होते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो ही परफॉर्म करते हैं। जो सेल रिस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेल के अंदर, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। तो जो सेल होता है वो टिश्यू के अंदर अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं, अपना लाइफ प्रोसेस खुद परफॉर्म करते हैं, और यही सेल्स जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ वाले फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ ऑर्गन के अंदर होते हैं, फिर वो ऑर्गन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम अगर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, प्लांट्स टिश्यूज़ भी होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट्स में 3 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। अगर हम एक प्लांट को या एक दरख्त को डायसेक्ट करें, उनको कट करें और उसका एक हिस्सा हम ले लें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम एपिडर्मल टिश्यू कहेंगे। ओके, फिर जो एपिडर्मल टिश्यूज़ के नीचे जो टिश्यूज़ होंगे उसे हम ग्राउंड टिश्यूज़ कहेंगे, और फिर जो बिल्कुल बल्क में प्रेजेंट होंगे वो उसे हम वस्कुलर टिश्यूज़ कहेंगे। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ जो है ये फूड स्टोर करते हैं, और जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ की तो एनिमल्स में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज़। ये उनके स्ट्रक्चर्स है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे स्किन के अंदर होते हैं, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, एसोफेगस हो गया वगैरह, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ये कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो ये हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और ये इनवॉलंटरी एक्शंस या इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और नर्वस टिश्यूज़ जो है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये था टिश्यूज़। हमने पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के अंदर ये अपना लाइफ प्रोसेस है वो खुद कंट्रोल करते हैं, और ये सेल वाले फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होंगे वो सिमिलर सेल्स होंगे, मतलब एक ही ऑर्गन के सेल्स होंगे, सिमिलर सेल्स होंगे और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, तो प्लांट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मेन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर टिश्यूज़। और एनिमल में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उसमें थे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो ये था हमारा टॉपिक टिश्यू।
अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स एक दूसरे के साथ मिलकर सेल्स बनाते हैं, फिर किस तरह सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। जब हम टिश्यूज़ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये टिश्यूज़ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से बनेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बने होते हैं, ठीक हो गया। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस ऑर्गन के अंदर, और कलेक्टिवली जो टिश्यूज़ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन के अंदर वो उसी ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक जो है ये हमारा एक ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है और मस्कुलर टिश्यू से बना है। ये इन दो टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना है और ये उसका स्ट्रक्चर है। यही बातें मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो स्टमक है ये हमने कहा कि ये दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बना है, एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। स्टमक का क्या काम होता है? ये दो काम करते हैं, एक डाइजेशन ऑफ फूड और दूसरा स्टोरिंग ऑफ फूड। मतलब जो खुराक हम खाते हैं वो ये मैदा या जो हमारा स्टमक होता है वो इसे हज़म भी करता है, उसकी डाइजेशन भी करता है और उसे स्टोर भी करता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये डाइजेशन में मदद करता है, जो खुराक हम खाते हैं उसे हज़म करने में मदद करता है, ठीक है। जो दूसरी टाइप ऑफ टिश्यूज़ है वो है मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कंट्रैक्शन करते हैं। तो कंट्रैक्शन के ज़रिए फिर ये जो फूड होता है इसका मूवमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फूड आ गया एसोफेगस से, ठीक है, ये एक फूड का एक टुकड़ा है, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट हो गया, ये मतलब इसका डाइजेशन हो गया। अब ये नीचे जाएगा यहाँ से इस तरह डिड्यूनम की तरफ, फिर आगे यहाँ से एंटर होगा हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे ये इस जो फूड पार्टिकल्स होंगे ये इसको हेल्प करेंगे ताकि ये इस तरह नीचे जा सके इंटेस्टाइन की तरफ। तो हमने देखा कि किस तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन या स्टमक के अंदर, और मस्कुलर टिश्यूज़ किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टमक के अंदर। तो ये था ऑर्गन। एक सा रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। हमने पढ़ा कि जो ऑर्गन होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बना होता है, और फिर वो टिश्यूज़ अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस ऑर्गन के अंदर, और फिर वही जो टिश्यूज़ फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो वही ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। हमारे बॉडीज़ के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है हमारा स्किन। इस तरह और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट, ब्रेन वगैरह, ये सारे हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह सेल एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिस तरह कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इस तरह स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे नॉर्मल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। तो ऑर्गन सिस्टम का डिफिनीशन कुछ यूँ है कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जब हम ऑर्गन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ एक दूसरे जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। वही किस्सा यहाँ पर भी है। इसमें वो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन रिलेटेड होगा वो एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। फिर ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है उसका वो परफॉर्म करते हैं, और ये उसका उस ऑर्गन सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ ऑर्गन जिनका रिलेटेड फंक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल रिलेटेड फंक्शन किस तरह होगा, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें जिसके थ्रू हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर करते हैं या गैसेस करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो वो उसमें आता है नोज़,
एक अर्गन हो गया, इसकी तरह उसके बाद जो है एयर पैसेज है और फिर हमारे लंग्स। तो इन सारों की जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसमें इस तरह नहीं है कि अगर हम नोज़ की जगह अगर हम हेड को ऐड करें तो फिर ये रिलेटेड फंक्शन नहीं, क्योंकि हेड का अपना एक फंक्शन है, नोज़ का अपना एक फंक्शन है, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम का डिफिनीशन। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इधर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने लिया है, इसका काम होता है डाइजेस्टिव, जो खुराक हम खाते हैं उसे हजम करना। इसके जो मेजर ऑर्गन्स है वो है माउथ, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पेंक्रियाज। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और ये फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फूड जो है वो माउथ में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो यहाँ पर उसका डाइजेशन भी फिर दो टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। तो माउथ में जो फूड की डाइजेशन होती है वो होती है फिजिकल डाइजेशन। यहाँ पर माउथ में फिजिकल डाइजेशन होगी फूड की, उसके बाद ऑरल कैविटी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद एसोफेगस, ये भी एक ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये भी अपना जो इसका फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। एसोफेगस अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसका फंक्शन ये है कि माउथ को हमारे स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, इसका ये फंक्शन हो गया। फिर ये जो फूड है ये यहाँ पर आएगा हमारे स्टमक के अंदर, तो अब स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो लिवर है इसके अंदर बाइल सिक्रीट होता है, वो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आएगा, फिर वहाँ पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरह गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे सारे जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। तो ये सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ मिलकर अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होगा। तो हमने देखा कि माउथ के अंदर चीविंग होती है, वो एक अलग फंक्शन है, ठीक है। जो स्टमक है वो सिक्रीशन करता है और लिवर भी सिक्रीशन करता है, लेकिन दोनों अपने अपने किस्म के सिक्रीशन करते हैं। ये इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। तो रिलेटेड फंक्शन है सारे तो मिलकर डाइजेशन के लिए ही काम करते हैं ना, रिस्पायरेशन के लिए तो काम नहीं करते, डाइजेशन के लिए ही काम करते हैं। तो ये सारे जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा डाइजेस्टिव हमारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि मुख्तलिफ ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम होता है, रिलेटेड होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा माउथ आता है, फिर उसके बाद एसोफेगस, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारे उसके मुख्तलिफ ऑर्गन से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होगा। इस तरह हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जिस तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया वगैरह। तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम थे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, जो मिलकर एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म कई किस्म के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स या ये ऑर्गन सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उनका जो काम होता है वो एक ही सेल से हो जाता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कई सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम हो गया, इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, ये सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल भी आप इसे कह सकते हैं, कि जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्लास 7 के बुक में। तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं, ठीक है, जिससे हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि थोड़ी सी ओबेसिटी हो गई, इस बंदे को मोटा हो गया है, लेकिन खैर हमारा कम हो जाएगा। इसमें मैंने 3 सिस्टम ड्रॉ करने की कोशिश की है। एक है हमारा नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन है हमारा ब्रेन, ठीक हो गया। जो स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका हमारा जो मेन ऑर्गन है वो है स्टमक, और जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन है
लंग्स। याद रखिए कि हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने एक इसलिए ड्रॉ की क्योंकि जगह नहीं थी, और जो हमारा स्टमक होता है बीच में प्रेजेंट होता है, इतना ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो स्पाइनल कार्ड मैंने ड्रॉ किया है हमारे बैक के बिल्कुल इन तक प्रेजेंट होता है, ना कि इधर तक, क्योंकि जगह कम थी तो इसलिए मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे 3 सिस्टम हैं, ये एक दूसरे के साथ, और इनके साथ और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिस तरह के हमारी किडनीज हो गए जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में है, इस तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम जो अब डिफिनीशन हमने पढ़ा इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज नॉट ओनली मसल्स आर वर्किंग टुगेदर बट लंग्स इन हार्ट आल्सो इंक्रीजेज देयर वर्क। यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज की जगह रनिंग लिख दें, जब हम दौड़ते हैं, जब हम भागते हैं, तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम भागते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो सिर्फ हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, हमारे बॉडी के अंदर और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। अब आप दौड़ेंगे उससे ताकि आप बच पाए। तो जब आप भागेंगे तो सिर्फ आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आपके जो हाथ पैर आते हैं ये हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आता है, हमारे मसल्स और बोन्स ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करेगा, यानी हमारे नोज़ और लंग्स वो क्या करेंगे, वो रिस्पिरेशन करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर और एक्सचेंज ऑफ एयर करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट और ब्लड वेसल ये ब्लड को पंप करेंगे या ब्लड को पहुंचाएंगे हमारे मसल्स तक। अब क्या होगा, अब जब आप भागेंगे इस कुत्ते से तो आपके हाथ पैर तो काम करेंगे, आपके मसल्स का काम करेंगे, तो आपके अंदर जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो रिएक्शन जब होते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और हम ये भी पता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, ये इस तरह करता है कि ये इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ कर देता है। इनहेलेशन इस तरह ये ब्रीथिंग का एक फेज है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, क्योंकि उधर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो हमें ऑक्सीजन भी उतनी ही मकदार में चाहिए, तो हम जो हमारा रिस्पिरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा इनहेलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर वो उसे जल्दी जल्दी पंप करता है। तो इस तरह जो पंपिंग रेट होता है, जो हार्ट बीट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे एक मोमेंट की वजह से कितने सारे प्रोसेस और भी इंक्रीज़ हो गए। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल। आपने देखा कि जब हमने भागना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट भी लो था और रिस्पिरेशन भी नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम 10-15 कदम भागे तो हमारा हार्ट बीट भी ज़्यादा हो गया, हमारा रिस्पिरेशन भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए थी, और फिर उस ऑक्सीजन को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए हमारा जो हार्ट बीट था वो भी ज़्यादा हो गया। तो ये था कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल। क्विक सा रिव्यू लेते हैं टॉपिक का। अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, और ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है वो तभी पॉसिबल होता है। तो जो फाइनल 3 टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर। पॉपुलेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन जो होता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्पीशी क्या होती है। अगर हम एनिमल में स्पीशी की बात करें तो एनिमल्स में मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेंस एक किस्म की स्पीशी है, डॉग्स एक किस्म की स्पीशी है, बफेलो एक किस्म की स्पीशी वगैरह। तो ये हो गए एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़। इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये जो पॉपुलेशन होगा ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन स्पीशी जो है वो सेम रहेगी। ओके। दूसरा जो टर्म है वो है इसमें कि लोकेटेड एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। ये जो स्पीशीज़ होंगे ये किसी स्पेसिफिक जगह पर होंगे और किसी स्पेसिफिक टाइम में। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम अगर ह्यूमन को स्पीशी ले लें
और हमने प्लेस इधर पाकिस्तान लिया है। आप कोई भी जगह ले सकते हो, आप पाकिस्तान के अंदर पंजाब भी ले सकते हो, खैबर पख्तूनख्वा भी ले सकते हो, या दुनिया की का कोई भी कोना ले सकते हो, अमेरिका भी ले सकते हो, इंडिया भी ले सकते हो वगैरह। तो ये हो गया स्पीशी ह्यूमन है, प्लेस क्या है पाकिस्तान। और हम अगर टाइम की बात करें वो है 2010। तो 2010 में ह्यूमन स्पीशी की तादाद पाकिस्तान में कितनी थी? 173 मिलियंस, यानी पाकिस्तान के अंदर 2010 में 173 मिलियन लोग थे। इसी तरह अगर हम दूसरी स्पीशी ले फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है स्नैक, ठीक है। जगह मैंने कौन सी ली गई? तो मैंने लिया है अमेज़ॉन और प्लेस 2022। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप 1 मिलियन कर लें कि अमेज़ॉन में 2022 के में स्नेक के जो स्पीशीज़ है, स्नेक का जो पॉपुलेशन वो है 1 मिलियन। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी ख़ास टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 2010 की, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में 173 मिलियन लोग थे। लेकिन हम अगर 2022 की बात करें तो वो ये जो है ये 200 में भी तकरीबन क्रॉस कर गया है। पॉपुलेशन से हमें ये पता चला कि एक ख़ास जगह पर एक ख़ास स्पीशीज़ की जो तादाद थी वो कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 2012 में कितनी, 2015 में कितनी थी वगैरह। तो ये फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बहुत हेल्प मिलता है इनसे कि वो इनकी स्टडी करें। तो ये हो गया स्पीशी। जो नेक्स्ट टर्म है वो है कम्युनिटी। तो डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द सेम एनवायरनमेंट। अब ये जो पॉपुलेशन होंगे ये किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर मुख्तलिफ पॉपुलेशन होंगे, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो इधर बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। इधर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। और एक जगह जो है वो एक ख़ास जगह है, फॉरेस्ट है। तो ये हो गया कम्युनिटी। इस तरह डेजर्ट में, ओशन में भी आप ले सकते हैं। इन ए कम्युनिटी वन पॉपुलेशन में डिक्रीज़ एंड अदर में वन में डिक्रीज़ एंड अदर में इंक्रीज़। अगर हम बात करें कम्युनिटी की, एनिमल की, तो एनिमल में ऐसे एनिमल्स है जो मतलब दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो उधर लायंस भी होते हैं और हाइनास भी होते हैं। तो फिर लायंस जो है वो हाइनास का शिकार करते हैं। तो डेफिनेटली हाइनास की जो नंबर है वो कम हो जाएगी वगैरह। अगर हम इसी तरह और एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो उखाब होता है वो स्नेक का शिकार करता है, तो उखाब का जो नंबर है वो बढ़ेगा और स्नेक का जो नंबर है वो कम होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, तो 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी होती है। एक होती है सिंपल कम्युनिटी, दूसरी है वो होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो वह है ज़ू में मुख्तलिफ पॉपुलेशन होते हैं। ज़ू के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन होते हैं, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं। ज़ेब्रास भी होते हैं, लायंस भी होते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो ये है सिंपल कम्युनिटी। उधर सिर्फ एक ख़ास किस्म की जानदार पाए जाते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉरेस्ट में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वगैरह। तो वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम फिर बन जाता है। फिर आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों में जो एनिमल्स या जो इन तीनों में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, हियर ऑर्गेनिज्म एंटर। इस बायोस्फीयर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी इंटर करते हैं और अपने जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो वो ऑर्गेनिज्म जो एयर में होते हैं उसे वो इसमें हम उन्हें पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर पर हम वो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो लैंड पर होते हैं, यानी ज़मीन पर होते हैं। और हाइड्रोस्फीयर पर में हम वो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। तो आपने देखा कि हम बायोस्फीयर में किसी ख़ास जगह की बात नहीं करते, इधर हम एयर की भी बात करते हैं, लैंड की भी बात करते हैं और
वाटर में जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हम उनकी भी बात करते हैं। एक स्पेसिफिक जगह यहाँ पर नहीं होती जो कि कम्युनिटी में हम एक स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं, या तो हम फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ेंगे या जो डिज़र्ट में है उनको पढ़ेंगे, लेकिन बायोस्फीयर के अंदर जहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म होंगे हम उनकी बात करेंगे। क्विक सा रिव्यू लेते हैं अपने टॉपिक का, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अब तक हमने पढ़ा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक कंबाइन होकर एटम्स बनाते हैं। एटम से मालिक्यूल दो टाइप्स के थे, एक थे माइक्रो मालिक्यूल, दूसरे थे मैक्रो मालिक्यूल। फिर उससे अर्गेनील से सेल से टिश्यू से आर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और फिर लास्टली लास्टली बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।